आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक शख्स को देख रहे हैं और इस शख्स की कहानी मैंने जब पढ़ी तो बड़ी ही दिलचस्प लगी और एक फिल्मी दुनिया जैसी लगी। हर आप देखिए मोड़ पर एक क्लाइमैक्स आपको देखने को मिलेगा और आप देखिए देश में नहीं, दुनिया भर में इसे चाहने वाले लोग अभी भी हैं और तब भी रहे हैं। और जो धर्म गुरु है वो आप अब देखेंगे कि इन्हें अपना दुश्मन अपने लिए खतरा मानने लगे थे। कई देशों ने इनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये किसी देश में पहुंच नहीं पाते थे, उससे पहले ही इनके जाने का रास्ता तय होने लगता था। मैं ओशो की बात कर रहा हूँ, रजनीश की बात कर रहा हूँ। और इनकी कहानी को देखने के बाद आप लोगों को पढ़ने के बाद समझ में भी आएगा कि ये दुनिया भर में अभी भी चर्चा में क्यों बने हुए हैं, क्यों इनके बारे में चर्चा होती रहती है। और कई आप देखिए विद्वान इनके बारे में कहते हैं कि आप इनके बारे में पढ़िए, लेकिन इन्होंने जो रास्ते बताए उन पर मत चलिएगा। कोई इन्हें बिना पढ़े रह भी नहीं सकता है और इनके बनाए रास्तों पर चलने के लिए मना भी करता है। बहुत ही अलग अलग बातें कहीं, उस पर हम लोग बात करते हैं और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो रजनीश की बात हो रही है, ओशो के नाम से आप लोग जानते हैं, कई लोग इन्हें भगवान भी मानते हैं। और इनकी मौत अगर हम लोग देखें तो उस पर भी बड़ी गुत्थी अभी भी बनी हुई है, यानी कि रहस्यमयी परिस्थितियों में इनकी मौत भी होती है। तो इनका शुरुआती जीवन देखें तो आप देखेंगे कि ओशो यानी कि चंद मोहन जैन इनका बचपन का नाम था। चंद मोहन जैन का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुछ वाड़ा गांव में होता है। ये आप देखेंगे कि रायसेन जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश में अगर आप लोग निवास करते होंगे। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से सीमा लगती है। और आप देखेंगे कि ये रायसेन इसी जिले में इनका जन्म होता है। और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। यहाँ वर्तमान में विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम बाबूलाल और माता का नाम सरस्वती जैन था, और लेकिन प्यार से इन्हें राजा बाबू के नाम से बुलाते थे। और जन्म से लेकर 7 वर्ष की आयु तक वो अपने पन्नालाल जैन और श्रीमती गेंदाबाई के पास रहे। इन्होंने अपना बचपन 7 वर्ष तक अपने नाना नानी के यहाँ बिताया। ओशो जब 7 वर्ष के तब उनके नाना की मृत्यु हो जाती है और तब से वो अपने माता पिता के साथ रहने लगते हैं। ओशो स्वयं कहते हैं कि उनकी नानी ने उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता दी और उन्हें रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर रखा। यही उनके विकास में प्रमुख योगदान रहा। ओशो बचपन से ही बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के और विद्रोही किस्म के इंसान थे और बचपन में कोई भी खेल खेलते समय खेल को पूरी तरह चेतना से खेलते थे। और नदी में नहाना उनको सबसे अच्छा लगता था। और वे एक बार नदी में गए तो कोई नहीं बता सकता था कब लौट के वापस आएंगे। इसके साथ उन्हें पढ़ने का भी बहुत शौक था। वह एक दिन में 2-3 किताबें पढ़ देते थे। और आप देखिए कि यूट्यूब पर किताबें आप देखेंगे, कई वीडियो आप लोगों को आज भी वायरल इनके होते रहते हैं। उन्होंने अपने खुद की प्रवचनों में कहना यह है कि एक समय तो यह था जब वह घर में किताबें लाते थे, तो बाद में एक समय ऐसा भी आया जब उनका घर लाइब्रेरी लगने लगा था। जन्म से ही ओशो बहुत ही तार्किक स्वभाव के थे। उनके प्रश्नों के उत्तर देना बड़े बड़ों के लिए मुश्किल हो जाता था। और 5 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने नाना की गुरु से ऐसे प्रश्न किए कि वो भी निरुत्तर हो गए थे। इनके प्रश्नों के उत्तर किसी के पास नहीं होते थे और वो चला जाता था या इन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता था। किशोर अवस्था तक आते आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और अस्थिकर्ता में जरा भी विश्वास नहीं था। वो ईश्वर को नहीं मानते थे। ओशो का जब पैदा हुए तो उनके ज्योतिषी ने उनके पिता से कहा, यदि बालक 7 वर्ष से अधिक जी जाता है तब मैं इसकी कुंडली बनाऊंगा, क्योंकि ओशो का 7 वर्ष से अधिक जीवित रहने का योग भी नहीं था। पहले आप देखते हैं कि इस तरह की भविष्यवाणी पर बहुत भरोसा भी किया जाता था। ज्योतिषी ने यह भी कहा था कि प्रत्येक 7 वर्षों में इन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा।
ओशो जब 14 वर्ष के हुए तो वो एक मंदिर में जाकर अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगे थे, लेकिन उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। दरअसल वो किसी भी चीज को बड़ी ही गहराई से जानना चाहते थे, और वो ये भी जानना चाहते थे कि आखिर मौत क्या है, और इसलिए वो कभी भी रात में शमशान घाट चले जाया करते थे। वहां जानने की कोशिश करते थे आखिर मौत क्या है। और दर्शन शास्त्र आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग इस तरह की बातें करने लगेंगे और लोग आपको पागल समझने लगेंगे। उन्होंने अपनी किताब ग्लिम्स ऑफ माय गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है कि उन्हें बचपन से ही दर्शन में रुचि हो गई थी। ओशो शब्द कवि विलियम्स जेम की कविता ओसरिक एक्सपेरियंस के शब्द ओसनिक से लिया गया है। इसका मतलब होता है सागर में विलीन हो जाना। ओशो जो नाम है ना, इसका शब्द अर्थ क्या होता है? सागर में विलीन हो जाना, सागर में मिल जाना। इनकी अगर हम लोग पढ़ाई की बात करें तो ओशो विद्रोही होने के साथ साथ बहुत ही तार्किक थे, और पंडित पुरोहित को शुरू से ही टक्कर देते आए, और अपने प्रोफेसर के साथ ही उनकी झड़प चलती रहती थी, और जिसके कारण कई बार उन्हें कॉलेज से निकाला गया। कोई भी कॉलेज उन्हें लेने से इनकार कर देता था। फिर उन्होंने कॉलेज में एडमिशन तो ले ली, लेकिन घर में बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी की। और युवावस्था में उनकी एक सहेली हुआ करती थी जिनका नाम शशि था, जो ओशो से उम्र में बड़ी थी। शशि की मृत्यु भी ओशो से पहले ही हो गई थी। ओशो का कहना है कि 21 मार्च 1953 को एक बार ध्यान करते उन्हें समाधि की उपलब्धि हुई, और अपने सारे द्वार उनके लिए खोल दिए, और अभी उनके पास कोई प्रश्न नहीं बचा था जिसका कि उत्तर उनके पास नहीं था। और फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, और 1957 में सागर यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री प्राप्त की। और उस समय आप सोचिए कि इतना पढ़ना बहुत बड़ी बात होती थी, तो काफ़ी पढ़े लिखे भी थे, और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे ओशो। 1957 में रजनीश दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर रायपुर विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए, लेकिन गैर परंपरागत सोच और जीवन यापन के उनके तरीकों को युवा छात्रों के लिए घातक मानते हुए कुलपति ने उनका ट्रांसफर जबलपुर विश्वविद्यालय में करा दिया था। कहते हैं कि जहाँ ये पढ़ाते थे वहाँ के छात्र आप देखिए इनकी तरफ आकर्षित होने लगते थे, इनकी विचारधारा से जुड़ने लगते थे, और इसे लोग खतरा मानते थे, तो स्कूल से ही निकाल दिया जाता था, कॉलेज से ही ट्रांसफर कर दिया जाता था। साल 1957 से 1966 तक जबलपुर विश्वविद्यालय में वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। और दर्शन शास्त्र अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो ऐसे ही सोच रहती है, अलग ही हटके ही सोच रहती है। इस दौरान उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। वह लोगों को अपना खुद का दर्शन समझाने लगे। वह 10 दिन का ध्यान शिविर भी आयोजित करते थे। जल्द ही उन्होंने आम समाज में आचार्य रजनीश के तौर पर पहचाना जाने लगा। आम जनता में एक अमेरिकी विदेशी आप देखेंगे कि किसी देश के अर्थशास्त्री कौन दर्शन शास्त्र हैं, दर्शन मतलब लेक्चरर रहे हैं। उन्होंने तो बड़ा आप देखिए कि मौत के बारे में बड़ी बातें कही हैं, कि उन्होंने कहा है कि जिनका जन्म नहीं हुआ है वो बड़े भाग्यशाली हैं, और जिनका जन्म होते ही वो मर गया वो भाग्यशाली, और जो जी रहे हैं इस दुनिया में वो सबसे दुर्भाग्य है, उनका दुर्भाग्यशाली है एक तरह से। तो बड़े दर्शन शास्त्र जो रहते हैं अलग अलग ही परिभाषाएं देते हैं जीवन की, और वो अपने उनके पास तर्क होते हैं। फिर आप देखेंगे कि 1966 में नौकरी छोड़कर उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की, और वह 20 से 50 हजार लोगों को एक साथ संबोधित करते थे, और बड़े शहरों में उन्हें सुनने के लिए बड़ी भारी मात्रा भीड़ इकट्ठी होती थी। और इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया, और पुणे में आश्रम की स्थापना की। साल 1970 में वो कुछ समय के लिए मुंबई रुके और अपने अनुयायियों को नव संन्यास की दीक्षा दी, और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह कार्य प्रारंभ किया। और यहीं से एक महिला लक्ष्मी कुर्वा, जो बाद में माँ योगा लक्ष्मी बन गई, वही रजनीश की सचिव बन गई थी, और मुंबई में स्थापित होने के लिए फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। फिर 1974 में रजनीश पुणे आ गए, और यहाँ उन्होंने कोरेगांव पार्क इलाके में भव्य आश्रम की स्थापना की, और जिसके बाद उन्होंने अनुयायियों में विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी, और इस आश्रम को आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता था। इनके जो भक्त थे आप कहिए, चाहे इनसे जुड़ने वाले लोगों में आप देखिए काफी पढ़े लिखे लोग थे, PhD किए हुए हैं आप देख रहे हैं, और आप देखिए कि बड़ी अच्छी बातें करते थे, तर्कों के साथ आप देखिए इनकी बातों में सच्चाई होती थी, इसलिए लोग इनके जहां भी जाते थे लोग
इनसे जुड़ने शुरू हो जाते थे। और अमेरिका प्रवास और रजनीशपुरम की स्थापना। तत्कालीन जनता पार्टी के साथ मतभेदों और शारीरिक अस्वस्थता के चलते ओशो 1980 में अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका में भी इनके चाहने वाले थे। जब इनका स्वास्थ्य खराब होता है तो वहाँ इलाज के लिए बुला लिया जाता है इन्हें। स्वस्थ होने के बाद 1981 में वहाँ उन्होंने ओरेगन संयुक्त राज्य की वास्को काउंटी में रजनीशपुरम की स्थापना की, जो आप देखेंगे 64,000 एकड़ में फैला था। कितना? 64,000 एकड़ में फैला हुआ था। और आप देखेंगे कि यह भूमि $60 लाख में खरीदी गई थी। इनके चाहने वालों ने खरीदी थी। यहाँ रजनीश मंदिर का शानदार सभागृह बनाया गया था और जिसमें 25,000 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था थी। इसके अलावा रजनीशपुरम में सुख सुविधाओं से लैस होटल, जैन उद्यान, अपनी पुलिस, अपना न्यायालय, अपना अस्पताल भी था। यहाँ शॉपिंग मॉल और हवाई अड्डा भी बनाया गया था। यहाँ उनके अनुयायी खेती भी करते थे। इस बंजर जगह को उनके अनुयायियों ने एक पूरे सुख सुविधाओं से लैस शहर में तब्दील कर दिया था। यहाँ करीब 7,000 लोग रह रहे थे और उनके शिष्यों ने इस आश्रम को रजनीशपुरम नाम से शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराना चाहा, परंतु स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। उनके शिष्यों में विदेशी और भारतीय धनी और ग्लैमरस जीवन जीने वाले लोग शामिल थे और दुनिया की सबसे महंगी रॉयल्स रॉय की 90 कारें ओशो के दर्शन और पारंपरिक भारतीय विचारधारा से दूर भोग और ईश्वर का जीवन जीने का उपदेश देता था। एक बात और आपको बताऊं, रजनीश ओशो आप देखिए पहले पैसे कमाने की बात करते थे, फिर आप देखते हैं कि धर्म से जुड़ने की बात करते थे या इनसे जुड़ने की। तभी आप देखें इनके चाहने वाले बड़े अमीर लोग हुआ करते थे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुआ करती थी और इसलिए उनके अनुयायियों में विदेशी धनी, ग्लैमरस और जीवन जीने वाले लोग शामिल थे। रजनीश के ऐसे समर्थकों ने उन्हें महंगे तोहफे चढ़ावे के तौर पर दिए और उनके पास दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक कही जाने वाली रॉल्स रॉय की संख्या भी 90 थी। हालांकि वे ज्यादातर किसी एक कार में ही सफर किया करते थे। जब वह कार से सफर कर रहे होते थे उनके पीछे पूरी लंबी पंक्ति में बाकी की रॉयल्स रॉय कारें चल रही होती थी और रजनीश को इस पर खासा गर्व भी था और वे कहते थे कि उनके भक्त चाहते हैं कि उनके पास 365 रॉयल्स रॉय कारें हों और वह हर दिन अलग अलग कारों में बैठें और इससे उनके भक्तों को सुख मिलता है और वह उनका सुख नहीं छीनना चाहते हैं। वे महंगी घड़ियां, डिजाइनर कपड़ों, लग्जरी लाइफ, रॉल्स रॉयस कारों की वजह से वह हमेशा चर्चा में रहे और उस समय की सुपरस्टार विनोद खन्ना और परवीन बॉबी उनके भक्तों में से एक थे। इन्हें पढ़िएगा आप लोग, समझिएगा आप लोग और इनके कई वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे तो उन्हें भी आप सुनिएगा। आप लोग भी आप देखिए बड़ा समझ में आएगा आप लोगों को कि आज के जो धर्म गुरु हैं और इनमें क्या फर्क था सब कुछ। सुपरस्टार विनोद खन्ना ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 4 साल सन्यासी बन उनके ओरेगन स्थित आश्रम में माली का कार्य करते हुए और लोगों के झूठे बर्तन धोते हुए बिताया था। आश्रम में हर तरह की आज़ादी थी। रजनीशपुरम जो किसी विकसित शहर की तरह था, यहाँ रह रहे 7,000 लोगों में ज्यादातर कॉलेज के छात्र थे। इस आश्रम में मिली दैहिक स्वतंत्रता के कारण उनकी अनुयायी लगातार बढ़ते जा रहे थे। यहाँ आप देखेंगे सेक्स नक्शे की स्वतंत्रता थी, किसी पर किसी प्रकार का बंधन नहीं था। उनके शिष्या रही ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक गैरेट के अनुसार वहाँ ख्वाबों का संसार था। वहाँ हंसी आज़ादी, स्वादहीनता, सेक्सुअल आज़ादी, प्रेम, दूसरी तमाम चीज़ें थी और इनकी देखिए कोई मनाही नहीं थी इनके से जुड़ने वाले लोगों को। वह शिष्यों से कहा जाता था कि वे अपने मन की करें, वह भी जो सामान्य समाज में वे भी नहीं कर सकते थे। और आप देखिए कि अभी संत का मतलब होता है घर परिवार छोड़ देना, बीवी बच्चे नहीं रखना। इन्होंने ऐसा कोई मनाही नहीं की, तभी आप देखिए लोग इनसे जुड़े भी। संभोग से समाधि की ओर ये आप देखिए इन्होंने ओशो ने कहानी, कविता और पत्रों के अलावा कभी कुछ नहीं लिखा। उन्होंने अपना सारा ज्ञान रिकॉर्ड करवाया था। जो किताब में बाजार में उपलब्ध है वह उनकी रिकॉर्डिंग ऑडियो के आधार पर लिखी गई है और वे पारंपरिक संतों की तरह नहीं थे। वे धार्मिक कर्मकांड या व्रत पूजा नहीं करवाते थे, ना ही कोई चूर्ण बेच रहे थे। वे उन विषयों पर बोल रहे थे जिन पर पहले कभी किसी ने नहीं बोला था। वह कहते थे कि जीवन ही प्रभु और जीवन ही है प्रभु और ना खोजना इसे कहीं। वह सन्यासी उसे कहते थे जो धर्म
और धार्मिक भावनाओं से ना जुड़ा हो। धर्म मनुष्य की यौन भावनाओं के दमन की कोशिश करता है। यौन भावनाएं पाप पुण्य घिनौना कार्य नहीं है। ओशो के अनुसार इस संसार में मनुष्य को समाधि का पहला अनुभव सेक्स से ही प्राप्त हुआ, और ऐसे में उनके आश्रम में ये करने और ना करने की कोई बाध्यता भी नहीं थी। और आप देखें, बल्कि जो नया सदस्य आता था उसका HIV टेस्ट अनिवार्य था। उसके शिष्य अपने पार्टनर अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते थे। संभोग से समाधि की ओर पुस्तक के पब्लिक होने के बाद लोगों के बीच सेक्स गुरु के नाम से भी इन्हें जाने जाना लगा था। ओशो ने अपनी इस पुस्तक में संभोग को एक अनिवार्य कृत्य बताया, और उनका मानना था कि मुक्ति की शुरुआत संभोग से तृप्ति और उस तृष्णा को शांत करने के बाद ही शुरू होती है। रजनीश कहते थे, जितना आतुरता के साथ तुम संभोग में उतरोगे उतना ही जल्द तुम्हें इससे छुटकारा मिलेगा। और जब अमेरिका की FBI ओशो के पीछे पड़ गई थी, एक एजेंसी है अमेरिकी की FEI, इसके बारे में भी जान लीजिए। CBI आप लोग सुनते हैं ना, तो उसी तरह से फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप लोगों को अमेरिका में देखने को मिलेगा। रजनीश 1981 से 1985 तक अमेरिका में रहे। रजनीशपुरम की भव्यता और अनुयायियों की बढ़ती संख्या देख स्थानीय प्रशासन हिल गया और उनके कान खड़े हो गए। तत्कालीन ओरेगन की रोनाल्ड रीगन सरकार के लिए यह खतरा था और सरकार ने रजनीशपुरम का दमन शुरू कर दिया। वे अपनी स्वतंत्रता पर खतरा देख रजनीश के शिष्यों ने स्थानीय लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और सरकारी अधिकारियों के कत्ल की साजिश की और कानूनों का उल्लंघन किया और साल्मोनेला नामक जहरीले बैक्टीरिया की तरह के प्रयोग किए, और जिससे 750 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इसके बाद FBI ने रजनीशपुरम की जांच की थी। ये सब आरोप लगे हैं, अब सही थे या गलत थे वही लोग जानते होंगे। पर आप देखेंगे 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर प्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत नशीले पदार्थ रखने के साथ साथ 35 अन्य आरोप के तहत उन्हें गिरफ्तार किया और उन पर $4 लाख की पेनाल्टी लगाई। साथ ही उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस ना आने की सजा हुई और 21 देशों ने उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन मुख्य थे। 14 नवंबर 1985 को रजनीश अमेरिका से भारत आ गए और भारत में भी उन पर दबाव बनाया गया कि उनके सारे विदेशी अनुयायी यहाँ पर नहीं आ सकते। उसके बाद वे नेपाल चले गए। उन्होंने अपने नाम से भगवान शब्द हटा लिया और 14 सितंबर को रजनीश की निजी सचिव मां आनंदशीला गायब हो गई और उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, आगजनी, फोन टैपिंग जैसे आरोप थे। बाद में उन्हें जर्मनी में गिरफ्तार कर 20 वर्ष की सजा सुनाई गई और 1987 में ओशो नेपाल से अपने भारत स्थित पुणे आवास में वापस लौट आए और वह 10 अप्रैल 1989 तक 10,000 शिष्यों को प्रवचन देते रहे। फिर आप देखेंगे ओशो की डेथ की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकी जेल अधिकारी, ऐसा कहा जाता है देखिए कि अमेरिकी जेल अधिकारियों ने जेल प्रवास के दौरान उन्हें थेलियम नामक धीमा जहर दिया था। इस जहर से क्या रहता है कि धीरे धीरे मौत होती है, धीरे धीरे कमजोरी से मौत होती है, एकाएक नहीं इसमें डेथ होती है। उन्हें रेडियोधर्मी तरंगों से लैस चटाई पर सुलाया गया था और उन्हें बीमार लोगों के बीच रखा गया था कि बीमार हो जाएं और ये मर जाएं, और जिसकी वजह से वह धीरे धीरे मृत्यु के नजदीक जाते रहे। और सुप्रसिद्ध लेखिका सू एपलटन ने अपनी पुस्तक दिया अमृत पाया जहर में अमेरिका की रोनाल्ड रीगन सरकार द्वारा जहर दिए जाने का रोमांचक और वास्तविक वर्णन प्रस्तुत किया है। अमेरिका में दिए गए जहर का असर 6 माह में ही दिखाई देने लगा था, परंतु वे लगभग 5 वर्ष तक जीवित रहे। वह बहुत कमजोर हो गए थे और धीरे धीरे उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और 19 जनवरी 1990 में हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी समाधि पर लिखा, ना पैदा हुए ना मरे, और 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक धरती पर अवतरित हुए। ये उनके बारे में कहा गया। देखिए, हार्ट अटैक आया या इनकी हत्या की गई है, ये भी रहस्य बना हुआ है, ठीक है। और देखिए, इनमें एक और है, ये कहते थे कि जो मरता है तो मरने पर खुशी जताने की बात होती थी, कोई रोने धोने का काम नहीं रहता था। ओशो की वसीयत की अगर हम लोग बात करें और ट्रेडमार्क, तो आश्रम की संपत्ति हजारों करोड़ रुपए की है। किताबों और अन्य चीजों से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रॉयल्टी मिलती है। ओशो इंटरनेशनल का ओशो की विरासत पर नियंत्रण है। उनके अनुसार यह विरासत उन्हें वसीयत में मिली थी। वहीं ओशो इंटरनेशनल ने यूरोप में ओशो नाम का ट्रेडमार्क ले रखा था। उनके अनुसार वो ओशो के विचारों को शुद्ध रूप से उनके चाहने वालों तक पहुंचाते हैं
ओशो ने कभी खुद ही कहा था, कॉपीराइट वस्तुओं और चीज़ों का हो सकता है तो विचारों का क्यों नहीं। और मौत के दिन क्या हुआ था इनकी? ओशो की मौत पर हु किल्ड ओशो किताब के लेखक अभय वैद के अनुसार 19 जनवरी 1990 को ओशो के आश्रम में डॉक्टर गोकुल गोकड़ी को उनके लेटर हेड और इमरजेंसी किट के साथ बुलाया गया, परंतु उन्हें ओशो के पास नहीं जाने दिया गया और कई घंटों बाद उन्हें ओशो की मौत की जानकारी दी गई और डेथ सर्टिफिकेट मांगा गया। यानी कि आप डेथ सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए, आप कोई चेक में मत करिएगा। मौत के समय वह पर भी विवाद है। ओशो के आश्रम में सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाया जाता था, लेकिन उनकी खुद की मृत्यु के 1 घंटे के अंदर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी माँ भी उसी आश्रम में रहती थी, उन्हें भी बेटी की मौत की सूचना नहीं दी गई। ओशो की जिंदगी जितनी रहस्यमयी थी, मौत उससे भी ज्यादा रहस्यमयी थी। और साल 2018 में नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड वाइल्ड कंट्री में ओशो के आश्रम के बारे में दिखाया गया है। चलिए देख लीजिए इससे। इनके प्रवचन पुस्तकें तो ओशो रजनीश की अनेक पुस्तकें विश्व प्रसिद्ध रही हैं। उन्होंने अनेक प्रवचन दिए जो यूट्यूब या कैसेट के रूप में उपलब्ध हैं। इन्हें किताबें नहीं, उसी को किताबों में लोगों ने बदल दिया है। इनकी रचनाओं से में संभोग से समाधि तक, मृत्यु है, द्वार अमृत का, संभावनाओं की आहट, प्रेम दर्शन के नाम आदि प्रमुख हैं। और संभोग से समाधि की ओर ओशो रजनीश की सबसे चर्चित पुस्तक तो है ही, साथ ही यह पुस्तक काफी विवादास्पद भी रही है। कुछ तथ्यों के अनुसार इनके प्रवचनों की लगभग 600 पुस्तकें उपलब्ध हैं। महिलाओं के विषय में इनके क्या विचार थे ओशो के? तो ओशो रजनीश ने महिलाओं के विषय में अत्यधिक आधुनिक विचारों को प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि महिलाओं को अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए तथा सुखद बनाने के लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा। इनका मानना है कि महिलाओं को अपने लिए खुद मार्गों का सृजन करना पड़ेगा, न कि मार्ग पुरुष द्वारा बनाए गए मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। तो आप देखिए, तब महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे थे। और इनका मानना है कि यदि स्त्री चाहे तो युद्ध नहीं होगा। और आज के धर्म गुरुओं को देख लीजिए, महिलाओं पर कई तरह की प्रतिबंध लगाने की बात करते रहते हैं। तो सोचिए, इनके इन्हीं विचारों की वजह से इनसे महिलाएं जुड़ रही थी, लोग जुड़ रहे थे। रजनीश का मानना, ओशो का मानना था कि यदि स्त्री चाहे तो पूरे विश्व में कभी युद्ध ना हो। इनका कहना था कि सारी दुनिया की स्त्रियां एक बार तय कर लें युद्ध नहीं होगा, तो दुनिया पर कोई राजनीतिक युद्ध कभी किसी को नहीं घसीट सकता है। सिर्फ स्त्रियां तय कर लें युद्ध अभी नहीं होगा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कौन जाएगा युद्ध पर? कोई बेटा जाता है, कोई पति जाता है, कोई भाई जाता है। मुश्किल यह है कि स्त्री को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है, और वह पुरुष के पूरे जाल में सिर्फ एक खिलौना बनकर और हर जगह एक खिलौना बन जाती है। जब सोचिए कि आप लोग, इन्होंने ये कहा होगा तो महिलाओं को अच्छा लगा होगा, महिलाएं भी जुड़ी होगी, महिलाओं को क्रांति लानी होगी। ओशो रजनीश का मानना था कि विश्व में बड़ी से बड़ी क्रांति स्त्रियों को ही लानी होगी। उनका मानना कि सारी दुनिया में महिलाओं में यह बुनियादी विचार जागृत होना चाहिए कि एक नई संस्कृति को, एक नए समाज को, एक नई सभ्यता को जन्म दे सकते हैं। संन्यास के बारे में विचार क्या था? ओशो रजनीश के विचारों के अनुसार सन्यासी वह है जो अपने घर, संसार, बच्चों, पत्नी को संग लेकर पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सत्संग और ध्यान का जीवन व्यतीत करे। तो आप देखिए, इनकी सन्यास की परिभाषा ही अलग थी। और आज के धर्मगुरुओं की सन्यासी की परिभाषा देखिए, बाद में एन पकड़े जाते हैं। आप देखते हैं कि कई सन्यासी, जीवन में कोई रहस्य नहीं है। ओशो रजनीश का मानना है कि जीवन में कोई रहस्य है ही नहीं है। उनका कहना है कि जीवन खुला रहस्य है। और इसको समझने के लिए उदाहरण देते हुए, जैसे अंधा आदमी पूछे कि मैं प्रकाश की रहस्य जानना चाहता हूं, तो उस अंधे आदमी को प्रकाश का रहस्य जानने के लिए बस इतना ही करना है कि उसे अपने नेत्रों का इलाज कराना होगा। इसी प्रकार ओशो रजनीश कहते हैं कि जीवन भी बंद मुट्ठी की तरह नहीं है, बल्कि खुला हाथ है। व्यक्तियों ने अपने अंधेपन को छुपाने के लिए ही जीवन को एक रहस्य के तौर पर प्रस्तुत किया है। और बुरा आदमी संत बन सकता है, बल्कि अच्छा आदमी नहीं। ये भी ओशो रजनीश का मानना है कि एक बुरा आदमी अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव को देखता है। उस बुरे आदमी में एक जिंदगी मौजूद होती है, तथा इन उतार चढ़ाव से ही उसे बुरे आदमी की जिंदगी के अनेक अनुभव प्राप्त होते हैं। यदि वह व्यक्ति अनुभव का समुचित उपयोग कर ले तो वह संत बन सकता है। और उसका मानना है कि अच्छा आदमी कभी संत नहीं बन सकता, बस वह अच्छा आदमी ही रह जाता है, यानी एक सज्जन व्यक्ति ही रह जाता है। अर्थात सज्जन यानी कि मीडियोकर, और जिसने कभी बुरे होने
की या कुछ बुरे करने की हिम्मत ही नहीं की है, इसलिए वह व्यक्ति कभी संत होने की सामर्थ्य भी नहीं जुटा पाता है। प्रेम के विषय पर इनका क्या विचार था? ओशो रजनीश का कहना था कि वास्तविक प्रेम किसी बुखार की तरह नहीं होता, बल्कि वह तो श्वास की तरह होता है जो निरंतर चलता ही रहता है। उनका मानना है कि वास्तविक प्रेमी अंत तक प्रेम करते हैं और अंतिम दिन में इतनी गहराई से प्रेम करते हैं जितना उन्होंने प्रथम दिन किया होता है। उनका प्रेम कोई उत्तेजना नहीं होता है, उत्तेजना तो वासना होती है, ये भी इन्होंने कहा। ओशो रजनीश से संबंधित कुछ विवाद धर्म परंपराओं पर, धार्मिक संस्थाओं पर, यौन संबंधी विचारों पर हमेशा खुलकर अपने विचार रखे और इस वजह से ये समाज के रूढ़िवादी वर्ग का विरोध झेलते रहे। कई बार आप देखिए इनकी हत्या करने की कोशिश भी की गई। तो यही कहानी इनकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। और बहुत सारे आप देखिए नेता हमारे देश के, धर्म गुरु, इन्हें अपना विरोधी मानने लगे थे। ये जो सवाल करते थे उनके जवाब किसी के पास नहीं रहते थे। तो एक शॉर्ट बायोग्राफी है ओशो की और रजनीश की। चलिए आप लोग बताइए और किसके बारे में जानना है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। उसका भी नाम आप लोग बता सकते हैं। ये सीरीज इसी तरह से चलती रहेगी आपकी।